सच की आवाज़ आप तक न्यूज़ आप सभी का स्वागत करती है। क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। सेलाकुई स्थित निजी होटल में अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद समन्वय समिति की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में आगामी 2 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन के बारे में जारी की गई सूचना, साथ ही समाज के ज्वलंत मुद्दों को लेकर की गई चर्चा। इस कार्यक्रम में प्रदेशव्यापी पदाधिकारियों द्वारा इसकी सूचना प्रदान की। निवेदन करा कि एहसास करने के बाद हमने 20 साल पहले से इस मुहिम को छेड़ा कि अलग अलग विकेंद्रीकरण होने की बजाय हम 149 संगठनों को साथ लेके 29 राज्यों को साथ लेकर के और उनकी सक्षमता के आधार पर उन्हें काम करें। आज जो कल आने वाले लोग हैं वो राजनेता नहीं है सारे, उसमें जजेज हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डीजी हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं। इसलिए ये सीधा सीधा कोई हमारा राजनीतिक निर्णय नहीं है, पर उसमें राजनीति में भागीदारी भी एक निर्णय है, क्योंकि राजनीति के बगैर आप अपनी आवाज लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में कैसे उठाएंगे? कौन कहेगा कि हमारे तालाब में आदमी मर गया उसको कंपनसेशन दो? कौन कलेक्टर के पास जाएगा कि आप इस आदमी के साथ में अत्याचार हुआ इसके लिए कुछ करो? इसलिए हम नहीं, बड़ी बड़ी पार्टियों ने जो है लोग भाग राजनीति में बनाई है। सबसे पहले बनने वाले जो पार्टियां थी उन्होंने कौन से राजनीति में प्रवेश किए? बाद में प्रवेश हुए। आज जनसंघ की स्थापना क्यों हुई? इसलिए हुई कि भाई वहां पे उनकी बात उठाने वाला नहीं था लोकसभा में, तब उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। अगर हम भी दलित समाज के होने के नाते दलितों की सेवा करने के लिए राजनीतिक दावेदारी का अगर हम मांग करते हैं तो मेरे ख्याल में तो कोई अनुचित नहीं है। प्रजातंत्र देश में अगर हम अपनी मांग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जातीय गणना की बात आप कर रहे थे। जाति गणना पे पूरा हमारा फोकस है, मांग पत्र दिया है, प्रधानमंत्री ने बुलाया। हम ये कह रहे हैं कि 18% होने के बावजूद हमारी उपेक्षा क्यों हो रही है? हम कोई राजनीतिक भागीदारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सर्विस की बात कर रहे हैं, शिक्षा की भी बात कर रहे हैं। हमें आरक्षण मत दो एसटी की तरह, लेकिन हमारे बच्चों को तो पढ़ाने के लिए किसी के लिए कुछ योजना तो बनाओगे क्या? बड़े बड़े लोग ही इसका सब लाभ उठा लेंगे। आज 85,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक ने दिया है, IMF ने दिया है, उसके इतने जटिल वो बना दिए हैं नियम कि वो बेचारे को मिल ही नहीं रहा। जल और जंगल पर अधिकार की बात कही आपने, जल और जंगल पर अधिकार की बात। जी हाँ, विश्व बैंक अभी 106,000 करोड़ रुपए दे चुकी है। उनको मकान बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए मिलना है, 3 लाख रुपए मिलना है हर आदमी को जिसके पास पट्टा है। वो उसमें इतनी जटिलता दे दिए कि वो उस पैसे को ले ही नहीं पा रहे। आज विश्व में बड़े बड़े देश मछली को लेकर के और एक बहुत बड़ा परिसंघ बन चुका है। गडकरी जी कहते हैं कि फिशिंग इज ए माइंस ऑफ गोल्ड। जो जब हम हमारी कमाई से देश का राष्ट्र का काम कर रहे हैं तो हमारे को इतने उपेक्षापूर्ण भाव से रख देंगे। जंगल की जहां तक बात कही भाई साहब ने, लेकिन जो उत्तराखंड का मुद्दा है उसको आपने टच ही नहीं किया। उत्तराखंड का मुद्दा जो है, जो जिसको आपने बताया कि यहाँ पर जो मूल निवास नहीं, सब अस्थायी निवास दिया जाता है लोगों को। ये हमारे मैं बताऊंगा अभी। देखिए, मूलतः तो हमारे लोग जो नदी के पास रहे, नदी जब सर्जित है उसमें क्या मुद्दे रहेंगे? उत्तराखंड को लेकर क्या सोचा जाएगा? जो उत्तराखंड की जब वही कश्यप निषाद समन्वय समिति के आपने जिक्र किया तो किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मूलतः 4 मुद्दे अभी यहाँ पे होने जा रहे हैं उत्तराखंड में। पहला कि जो हम मूल निवास पर, हम मूलतः यहाँ के लोग हैं, हम मूल निवासी होने चाहिए। हमें उत्तराखंड बनने के बाद इन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो दिया है वो स्थायी नहीं, अस्थायी कर दिया है। उसमें भी हमें वो हमारा सबसे बड़ा मांग है कि देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार को आपने हमें ऐसे कैसे वंचित कर दिया कि जब मेरे फादर के पास अगर मूल निवास प्रमाण पत्र है तो मैं स्थायी कैसे हो गया हूँ? बहुत बड़ा मुद्दा है। जब आरक्षण आपने हमें 27% दिया सेंट्रल से, सेंट्रल सरकार कह रही है कि आपको 27% हम आरक्षण दे रहे हैं, तो राज्य सरकार हमें क्यों 14% आरक्षण दे रही है? उसके बाद ओबीसी में हमें 14% दिया, ये कहा गया कि यहाँ ओबीसी लोग कम हैं, ठीक है 14% दिया। उसके बाद आपने 3 जिले कैसे ओबीसी घोषित कर दिए कि 3 जिले आपने ओबीसी घोषित कर दिए केवल हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए। ये सरासर बिल्कुल गलत है और इसके लिए अभी हमारी एक रथ यात्रा स्टार्ट होनी है 21 तारीख से। 21 नवंबर से हम अपनी
हमारी रथ यात्रा जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम करीबन 26 विधानसभाओं में घर घर जाके ये बताने वाले हैं कि हमारे अधिकार, उसमें हमने एक स्लोगन दिया है कि मेरे अधिकार मेरा हक, जिसमें हमारे अधिकारों के ऊपर जो हनन इन्होंने किया है, जो सरकारों ने जब से उत्तराखंड बनाया हमें यहाँ पे निस्तेनाबूद करने का जो कार्य किया है, हम 25 विधानसभाओं में होने के बावजूद हमारा एक विधायक का टिकट देने तक की आज तक किसी ने कोशिश नहीं की है। उस पर हमारी लड़ाई होनी है। हमारा जो अधिकार है वो हमें दिए जाए। मत्स्य विभाग बेसिकली हमारे समाज का डिपार्टमेंट है। उसमें आज तक जब से सरकार बनी है, जब से सरकारें आई है, जब से उत्तराखंड बना है, सभी के सभी जनरल कास्ट के लोग बनाए गए। हमारे समाज को उसमें कहीं भागीदारी नहीं दी गई। तालाब, नदियां और इनसे हमें जोड़ के देखा जाता है। पिछली सरकारों ने एक कोशिश की थी, परंतु वो भी आज केवल कागजों में सिमट के रह गई है। तो मेरा केवल इन पे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, जहां आज इन्होंने सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी स्टार्ट कर दिया है कि अब आपको नौकरी के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो सीधा सीधा इन्होंने हमारे युवाओं को, हम जैसे युवाओं को, हमारे छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को सीधा सीधा बाहर करने का इन्होंने एक प्लान बना लिया है कि ये जब फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, ये किसी विभाग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे लोग फिर वो मजदूरी करेंगे, वो हमारे लोग मल ढोएंगे, मुंह ढोएंगे। यही इन्होंने हमारी स्थिति को इन्होंने बना दिया उत्तराखंड में। तो इस पे पुरजोर मेरा विरोध है और आने वाले टाइम में इस पे रणनीति बना के, जो मैंने कहा आपको, हमारी रथ यात्रा जो हमारी 21 तारीख से हम शुरू करने जा रहे हैं, मेरा अधिकार मेरा हक, उस पे हम अब घर घर जाके हम अपने लोगों को, हमारे यहाँ ओबीसी वर्ग के लोगों को हम समझाने जा रहे हैं। पत्रकार बंधुओं से ये मैं बताना चाहती हूँ कि कश्यप समाज जो उत्तराखंड में है वो निर्णायक भूमिका निभाने में है। कश्यप समाज के बिना कोई भी सीट नहीं निकल सकती। 24 सीटें ऐसी हैं जिसमें हमारा 18,000 वोट, किसी सीट पर, किसी पर 20,000 वोट, किसी पर 22,000 वोट। इस तरह से ये 3 जिले जो हैं उसमें